Hello, students. Welcome back to our channel, Study English with Momita and Shomi. I hope all of you are doing fine and continuing your studies with full enthusiasm. Well, today I thought of sharing the story of a tree with you. But it's not just any tree, it is a tree that is killed after huge efforts. You all must be wondering why I chose such a story to narrate to you. Well, it is only because I thought the simple narration of this tale can make us all realize that it is not only humans but trees too have life, whom we often tend to pass over. Although it is these trees that give life to us. तो मैंने आज ये कहानी ये पोएम इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जनरली ट्रीज़ को बिल्कुल ओवरलुक करते हैं. वी जस्ट टेंड टू ओवरलुक देम, वी डोंट केयर अबाउट देम. लेकिन ट्रीज टू हैव लाइफ, और यही फीलिंग, यही सेंटिमेंट जो है पोएट इस पोएम में हमारे अंदर जगाना चाहते हैं. And this story is narrated to us in the form of a poem by the renowned illustrious poet Gieve Patel. ये poem लिखे हैं Gieve Patel. Gieve Patel is an Indian poet. वो एक Indian poet है and he was born on 18th August 1940. उनका जन्म हुआ था 18th August 1940 को. He was born in Mumbai और उन्होंने अपना मेडिकल डिग्री लिया है ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से. He also participated in numerous exhibitions in India and abroad. उनके काफ़ी सारे पेंटिंग एग्जीबिशंस भी हो चुके हैं. So he is a poet, a painter, a playwright, and a practicing physician as well. His poems mostly express his concern about nature and man's exploitation of it. उनके मैक्सिमम पोएम्स जो है नेचर के बारे में, इनफैक्ट नेचर के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है. यानी कि हम इंसान कैसे नेचर को यूज़ कर रहे हैं और नेचर को हार्म कर रहे हैं, यही उनके पोएम्स की एक one of the main themes है. And some of his notable works are Mirrored Mirroring, Mr. Behram and Other Plays, और Sculptures and Drawings. Okay, so ये poem जो हम आज पढ़ने वाले हैं, On Killing a Tree, it was first published by Nissim Ezekiel in 1966 in the collection called Poems. तो Poems नामक एक पोएट्री कलेक्शन में ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1966. दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल. ये पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है. फ्री वर्स मतलब वेयर यू डू नॉट हैव अ जनरल रिदम. यहाँ पे राइमिंग नहीं है, बट येस इट हैज़ एन इंटरनल रिदम. Style is very straightforward, and it is this simplicity and conversational tone of the poem that makes the theme more poignant for all of us. Well, now let us move into the poem. Let's read the poem first. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So in the very first stanza of the poem, इस poem के पहले ही stanza में poet बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें बताते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. यानी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू ही करते इस पॉइंट से कि एक ट्री को मारने में बहुत टाइम लगता है. एंड ही टॉक्स एज इफ इट इज़ अ वेरी सिंपल मैटर, एंड हियर किलिंग रिजेंबल्स द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे वो एक ट्री को एक ह्यूमन बीइंग के साथ इक्वेट करते हैं, और इसीलिए द किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ लाइक द मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. लेकिन वो इसको एक बहुत सिंपल टोन में बता रहे हैं. क्यों? बिकॉज दैट इज़ द आयरनी इन द पोएम. यही इस पोएम का आयरॉनिकल पॉइंट है कि जहाँ ये बहुत ही एक सीरियस इशू है, लेकिन इसको वो बहुत
सिंपल तरीके से हमें बता रहे हैं ताकि हमें बुरा लगे, हम ये फील करें कि ये कितना गलत काम हो रहा है। तो वो कहते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी कि एक ट्री को मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, मतलब एक नाइफ के सिंपल ब्लो से ये नहीं हो सकता है। जैब मतलब ब्लो। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, और फिर वो बताते हैं कि एक ट्री कैसे बड़ा होता है, बहुत स्लोली। कंज्यूमिंग द अर्थ, मतलब मिट्टी से वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जो मिट्टी का ऊपर का लेयर है वो हार्ड होता है, राइट? तो क्रस्ट इज हार्ड आउटर लेयर। तो वो ट्री जो है एक मिट्टी के क्रस्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एक ट्री को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए? इट नीड्स सनलाइट, इट नीड्स एयर, इट नीड्स वाटर, और ये सब कुछ वो हमारे एनवायरनमेंट से लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर अपना जो स्केली स्किन है वहाँ से लीव्स स्प्राउट करता है। लेप्रस हाइड मतलब, लेप्रस मतलब स्केली, रफ, ठीक है? तो उसका जो स्किन है, एक ट्री का जो स्किन है वो रफ होता है, तो उस रफ स्किन से वो लीव्स स्प्राउट करता है, यानी कि नए नए लीव्स ग्रो करता है। स्प्राउटिंग लीव्स इज ग्रोइंग लीव्स। तो इस तरह से पोएट हमें बताते हैं कि एक ट्री कैसे बड़ा होता है, स्लोली, ग्रेजुअली, एब्जॉर्बिंग ऑल इट्स रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम नेचर, itself being an important part of nature. Okay, so next the poet says, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. And then the poet goes on to tell us कि कैसे एक ट्री को हम ग्रेजुअली किल करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं? हैक एंड चॉप। हैक मतलब देखो कट विथ रफ और हैवी ब्लोज, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर कुल्हाड़ी से हम मारते हैं, काटते हैं, तो दैट इज़ हैक एंड चॉप। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन सिर्फ हैकिंग और चॉपिंग से एक ट्री मरने वाला नहीं है। अ ट्री डजंट डाई लाइक दैट। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और भले ही उस ट्री को बहुत ज़्यादा दर्द हो, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस। ये तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि उसको हैक किया जा रहा है, चॉप किया जा रहा है, उसको बार बार इस तरह से कुल्हाड़ी से मारा जा रहा है, लेकिन सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेन, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। बट इतने पेन के बावजूद द ट्री कीप्स ऑन कमिंग बैक, वो ट्री फिर से बड़ा हो जाता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी कि बार्क मतलब देखो स्किन ऑफ अ ट्री, मतलब एक पेड़ का जो स्किन होता है, जो एक्सटीरियर है, वो है बार्क। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील मतलब टू बिकम हेल्दी अगेन। तो ये जो ब्लीडिंग बार्क है, जो ब्लीड कर रहा था ट्री, उसका स्किन वो फिर से हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. और फिर पोइट क्या कहते हैं कि अगर हम उस ट्री को छोड़ देते हैं तो देन फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ज़मीन के एकदम करीब से जहाँ पे उसको काटा गया है, वहाँ से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, यानी कि नए हरे ट्विग्स। ट्विग्स मतलब स्मॉल वुडी ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांचेस निकलने लगेंगे। मिनिएचर बाउज, मिनिएचर इज स्मॉल, मिनिएचर मतलब छोटा, और बाउज मतलब ब्रांचेस, तो बहुत छोटा छोटा ब्रांचेस वहाँ से निकलने लगेगा। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, और अगर इस पे चेक ना रखा जाए, यानी कि अगर इसको सही ढंग से देखा ना जाए, मॉनिटर ना किया जाए, देन इट विल एक्सपैंड अगेन, तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा टू फॉर्मर साइज। फॉर्मर साइज मतलब अपने पहले वाले साइज में। सो द ट्री वुड ग्रो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, टू इट्स ओरिजिनल साइज, और वो ट्री बहुत ही जल्द विल राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड एंड ग्रो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड size. Then the poet says, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed,
The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Now the poet shifts to a different point of view. अब तक वो हमें बता रहे थे कि कैसे एक ट्री सर्वाइव करता है. इट कंटिन्यूज टू फाइट एंड सर्वाइव. यहाँ पे ये देखो पोएट ने जो ये वर्ड नो यूज़ किया है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज विद दिस वर्ड नो द पोएट moves on or transitions to the next half of the poem, जहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली एक ट्री को कैसे फाइनली किल किया जाता है. अब तक एक ट्री के ग्रोथ को उसके ग्रोइंग पावर पे फोकस कर रहे थे, अब इस ट्री के किलिंग पे फोकस करते हैं. क्या कहते हैं? क्योंकि एक ट्री को किल करना, मारना इतना आसान नहीं है. दैट इज़ वाई व्हाट इज़ टू बी डन, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. क्योंकि एक ट्री का जो मेन स्ट्रेंथ है दैट इज़ इट्स रूट. एक रूट से ही ट्री अपने लाइफ का हर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गैदर करता है. तो इसीलिए द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, उसको निकालना पड़ता है. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकर मतलब सपोर्ट. तो ये जो अर्थ है, मिट्टी है, वही इस ट्री का सबसे बड़ा सपोर्ट है. तो उस एंकरिंग अर्थ से इस रूट को पुल आउट करना है. और उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है? इट इज़ टू बी रोप्ड, यानी कि रस्सी से बांधना है. टाइड एंड पुल्ड आउट. स्नैप्ड आउट यानी कि ज़ोर से खींच के निकालना है. और pulled out entirely, and you have to pull out the entire root from the earth. ऐसा नहीं कि you can pull out only half of the root. half of the root को pull out नहीं कर सकते हैं. You have to pull out the entire root out from the earth cave. और कहाँ से अर्थ केव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर द ट्री इज पुल्ड आउट, वहाँ पे इट्स अ ह्यूज होल, एक बड़ा सा स्पेस हो जाता है, उसको अर्थ केव बोल रहे हैं पोएट. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. और पुल आउट करने के साथ साथ क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड. एक्सपोज्ड मतलब नॉट कवर्ड और हिडन, यानी कि अब वो छुपा हुआ नहीं है. ट्री का जो स्ट्रेंथ है वो अब सबके सामने आ जाता है. एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ इज द रूट ऑफ द ट्री. एंड हाउ इज द रूट? द सोर्स, वाइट एंड वेट. जो रूट है वो वाइट होता है एंड वेट होता है. वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन अंडर द ग्राउंड फॉर ईयर्स. सालों से वो मिट्टी के अंदर रहा है, इसीलिए इट इज़ वाइट, इट इज़ वेट. द मोस्ट सेंसिटिव. और ये एक ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट है. दिस इज़ द पोर्शन दैट गिव्स लाइफ टू द ट्री इन ओरिजिनलिटी. हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. और सालों साल ये जो था, ये स्ट्रेंथ जो था, ये रूट जो था, इट वॉज हिडन इन साइड द अर्थ. बट वंस वी हैव डिसाइडेड टू किल अ ट्री, वी हैव टू pull that root out. We have to expose that strength of the tree, and then and only then can we kill it, can we murder it. So here there is intensity in the tone of the poem. और यहीं से पोएट जो है हमें और ज़्यादा फील कराने की कोशिश करते हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू किल अ ट्री, हाउ वायलेंट इट इज़, हाउ क्रूअल इट इज़ टू किल अ ट्री. इट इज़ जस्ट लाइक killing a human being. And so trees too have life, and we should try and stop killing our life-giving trees. And then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. And finally, in the last few lines of the poem, the poet tells us how the end of the tree comes or approaches. What happens? And once we pull out the root of the tree, एक बार ट्री के रूट को हम बाहर निकाल लें, तो then it is only a matter of scorching and choking. Scorching मतलब उस रूट को हम सुखाते हैं, we dry it in very very hot sun. And choking means gag, it means सांस ना ले पाना. The tree when fails to breathe, the tree cannot breathe anymore. इन सन एंड एयर, और उस रूट को हम एक्सपोज कर देते हैं टू द सन एंड द एयर सो दैट इट ड्राइज ऑफ, एंड देन इट बिकम्स ब्राउन. सो ब्राउनिंग, हार्डनिंग, और वो ट्री हार्ड हो जाता है. ट्विस्टिंग, विदरिंग. ट्विस्टिंग मतलब किसी चीज़ को बेंड करना, उसके शेप को डिस्टॉर्ट करना. विदरिंग मतलब भी वही सोचो, वो ट्री धीरे धीरे ड्राई होते होते ख़त्म हो जाता है. एंड देन it is done.
and finally the end of the tree has come. Finally the tree is dead. And this is how we come to the end of the poem, where we feel that the tree has been killed very, very violently, very, very cruelly. So there is cruelty in this act. ये act of killing a tree is so cruel. शायद आज तक हम लोग जब भी एक ट्री को काटते हुए देखें तो we have just पास्ट बाई, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है. इट इज़ वेरी नॉर्मल कटिंग अ ट्रीज में क्या फ़र्क पड़ता है. बट आई होप once we have gone through this poem, we will start realizing how much pain it entails for the tree. एक ट्री के लिए कितना पेनफुल है और एक इंसान के लिए ये इतना कितना क्रूएल है. हाउ मच क्रूएल वी हैव टू बी टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ अ मर्डर, टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ अ किलिंग. We have to be extremely cruel because the tree keeps on growing again and again and again. एक ट्री के बार बार एक ट्री जो है वो बार बार कोशिश करती है कि इट कम्स बैक टू लाइफ, इट फाइट्स फॉर लाइफ. और हम जो है बार बार कोशिश करते हैं कि कैसे इसके लाइफ को एंड करे, कैसे इसके लाइफ को स्टॉप करे. Right? So this is how the poet also wants us to feel. He wants us to feel, to realize the cruelty, the violence, the difficulty in killing a tree, and we should immediately stop killing our beloved trees. Thus, finally, to conclude, we can only say that this simple poem sensitizes us to a very important issue, that of loving and sustaining our nature. तो ये पोएम हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के साथ रिलेट करवाता है. वो क्या? वी शुड लव आवर नेचर एंड वी शुड हेल्प आवर नेचर सस्टेन. हमें अपने नेचर को बचा के रखना है. From the very childhood, we have heard that trees are man's best friend. So let us once again go back to that thought, that idea, and stop this violence towards trees, towards nature, towards our ecological balance. और हमारा बचपन का जो ये सीख हम जो सुनते आए हैं, द ट्रीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, चलो हम सब आज फिर से उसी सोच को अपनाएं. एंड वी शुड स्टॉप दिस वायलेंस, वी शुड स्टॉप दिस क्रुएल्टी टुवर्ड्स ट्रीज, टुवर्ड्स नेचर, और हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं. इसी तरह से हम अपने नेचर को बचा सकते हैं और साथ साथ अपने आप को भी. सो इस पोएम से हम क्या सीख ले सकते हैं? दैट वी शुड बी टॉलरेंट, वी शुड बी ह्यूमन टुवर्ड्स ट्रीज, टुवर्ड्स नेचर, एंड दस टुवर्ड्स आवर ओन सेल्व्स, क्योंकि अगर ट्री बचेगा तभी इंसान बचेगा. वेल स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. I hope you all have now a fair idea of the poem. So now it's over to you. Read it, feel it, act it. I will come back soon with another video on a relevant topic. Till then, stay tuned and do not forget to leave a feedback in the comment section. Please comment karna and let us know ki how are you all liking our videos. Until then, bye bye.